आज का यह सच्चा वाकया उस औरत का है जिसका बेटा जब भी मां की कब्र पर जाता तो वह कब्र फटी हुई मिलती। वह अपनी मां की कब्र को फिर से बंद कर देता और दिल में सोचता, मेरी मां तो हाफिज़े कुरान औरत थी, आखिर मां ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उनकी कब्र रोज फट जाती है। एक दिन जब मैं मां की कब्र पर गया तो वहां मर्दों का हुजूम खड़ा था। मैंने इस हुजूम को पार किया और मां की कब्र में झांका तो मेरा दिल फट गया और मुझे हकीकत का पता चल गया, क्योंकि मेरी मां, मेरा नाम हामिद है और मैं एक धार्मिक घराने से ताल्लुक रखता था। मेरे वालिद मस्जिद के इमाम थे और मेरी मां ने मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद कुरान को याद किया था। वह मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थीं। मैं अपने वालिद मां का इकलौता बेटा था, न मेरी कोई बहन थी और न कोई भाई। इसी कारण मेरे वालिद मां ने मुझे बहुत लाड डहच से पाला था। लेकिन इस लादश प्यार का नतीजा यह हुआ कि मैं बाहर से बड़ा शरीफ और नेक दिखता था, लेकिन असल में मैं बहुत ही आवारा और बदतमीज लड़का बन चुका था। कॉलेज में मेरे सारे दोस्त भी मेरे जैसे ही थे, बस फर्क यह था कि वे थोड़े अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कोई फर्क नहीं किया। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। वह दिन हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अब मेरी मां के लिए मेरे सिवा कोई नहीं था, लेकिन मैं वालिद की मौत के बाद भी नहीं सुधरा। अब तो मैं नशा भी करने लगा था। फिर एक दिन मेरी मां को मेरी सारी हरकतों का पता चल गया। वह मुझसे बहुत नाराज हो गई और मुझे इन सब चीजों से सख्ती से मना किया, लेकिन मैंने मां की बात नहीं मानी। अब हाल यह था कि जब भी मैं नशे में घर आता तो मेरी मां गुस्से में मुझे बद्दुआ देती और बहुत नाराज होती, लेकिन मैं कहां सुधरने वाला था। जब मां का गुस्सा खत्म होता तो वह मुझे अपने पास बुलाकर प्यार से समझाती और दुआएं देती। मैं मां का यह रूप देखकर हैरान हो जाता। मेरी मां अब भी मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थीं। आज एक बच्चा अपने घर से मांस बनवाकर मेरी मां के लिए लाया। मैं कमरे में बैठा उस बच्चे की आवाज सुन रहा था जो कह रहा था, यह मां, हमारे घर से आपके लिए मांस भेजा है। हमारे घर का पूरा आंगन मोहल्ले के बच्चों और लड़कियों से भरा हुआ था। मां ने उन्हें कतार में खड़ा करने को कहा और फिर बच्चों को एक एक करके अंदर बड़ी बैठक में ले जाने लगी। उनमें से एक ने मां को मांस दिया था। लोग मां को बहुत नेक महिला समझते थे और उसी प्यार और इज्जत के कारण मोहल्ले वाले रोज कुछ न कुछ अल्लाह के नाम पर भेज दिया करते थे। इस वजह से घर में खाने पीने की कमी नहीं होती थी। कुछ देर बाद बच्चों के पढ़ने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले ये सारे बच्चे बाहर वाली छोटी बैठक में बैठते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ जाने के कारण मां ने सब बच्चों को मेहमान खाने में पढ़ाना शुरू कर दिया था। काफी देर बाद जब मुझे भूख लगी तो मैं उठकर किचन में गया ताकि कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं। मां अब 4 घंटे से पहले बच्चों के पास से नहीं आने वाली थी और मेरा पेट ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था। मैं किचन में गया तो बर्तनों में मटन पड़ा था जो शायद पड़ोस से आया था। मैंने जल्दी से उस मांस को धोकर साफ कर लिया। इसी बीच मैंने कोयले भी गर्म कर लिए। मैंने अपनी पसंदीदा मसाले लगाए और सीखों को कोयले पर रख दिया। सीखों की महक कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई थी। छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेता था ताकि मां को तकलीफ ना हो। वैसे भी मैं अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वो मेरी हरकतों से तंग आ चुकी थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जल्द ही मुझसे मेरी मां छीन ली जाएंगी। मैं सीखें सेक ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे पीछे आकर मेरा कान मरोड़ा। मैं मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कान मरोड़ने वाली शख्सियत कौन है। मैंने तुरंत खड़ा होकर मां की तरफ देखा जो सवालिया निगाहों से मुझे घूर रही थीं। उन्होंने कहा, बदमाश, फिर से शुरू हो गया। कुछ तो लड़कों वाला काम किया कर। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है? मैं खुद कर लूंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर लिया कर। अब उठो यहां से और जाकर बच्चों को देखो, मैं तब तक बना देती हूं। अम्मा ये कहते हुए मेरी छोड़ी हुई जगह पर बैठकर सीखें बनाने लगीं, जबकि मैं बावर्ची खाने से निकलकर बच्चों वाली बैठक में आ गया जहां पहले से ही बच्चे मौजूद थे। सब बच्चे मुझे जानते थे क्योंकि मैं अक्सर मां की गैर मौजूदगी और उनके व्यस्त होने के कारण यहां आता रहता था। मेरे कमरे में दाखिल होते ही खामोशी छा गई, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं मुस्कुराते हुए जाकर अम्मा की सरपरस्ती वाली जगह पर बैठ गया।
सब बच्चे और बच्चियां इतनी जोर जोर से अपना सबक पढ़ने लगे जैसे उन्होंने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया हो। मैं जितनी देर वहां बैठा रहा, किसी ने भी कोई हरकत या शरारत नहीं की। मैं मुस्कुराकर सबको देख रहा था। फिर आधे घंटे बाद अम्मा आ गईं। अम्मा के आते ही सब बच्चों ने सुकून की सांस ली, जबकि मैं एक खास इशारा करता हुआ कमरे से बाहर निकल आया, जहां मेरी मां मेरे लिए 5 सीखें और चटनी रखकर गई थीं। मैं यह सब खाकर अपने कमरे में गया और बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मैं अपने आवारा दोस्तों के पास मौजूद था। मेरे सारे दोस्त खुशहाल परिवारों से थे और उनमें सिर्फ मैं ही गरीब था। मगर मेरे ऊंचे ख्यालात वाले दोस्तों ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वे अक्सर मुझे महंगे तोहफे देते रहते थे। पहले तो मैं बहुत इनकार करता था, मगर वे मेरी ना को तवज्जो नहीं देते और जबरदस्ती मुझे वो चीजें दे देते। मुझे उनकी दोस्ती में काफी वक्त गुजर चुका था और अब तो मुझे यह भी महसूस नहीं होता था कि मैं उनके बीच गरीब हूं। मुझे देखकर मेरे सारे दोस्त उठकर खड़े हो जाते, क्योंकि मैं महफिल में रौनक लगाए रखता था। सब दोस्त गले मिलते और उनके हाथों में सिगरेट जल रही होती थी। कुछ ही देर में मैंने उनकी महफिल में जान डाल दी। बैठे बैठे ही उन लोगों ने सिनेमा जाने का प्रोग्राम बना लिया और टिकट बुक करवा दी, जिनमें मेरा नाम भी शामिल था। मैंने फोन करके अम्मा को देर से घर आने का मैसेज छोड़ दिया, क्योंकि घर में कुरान पढ़ाने का सिलसिला चल रहा था। अम्मा जब भी मुझे बाहर जाने से रोकती तो किसी न किसी बच्चे या बच्ची को अपने पास रोक लेती थीं। फिर मेरे वापस आने पर अगर वह बच्चा या बच्ची जाग रहा होता तो उसे घर पहुंचाना मेरी और अम्मा की जिम्मेदारी होती थी। आज भी मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा में दाखिल हुआ। हम सब अपनी अपनी पसंदीदा सीटों पर जा बैठे। हमने अपनी मनपसंद फिल्म देखी, जो रात 10 बजे खत्म हो गई। फिर हम पास के एक होटल में खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद 11 बज चुके थे और मैं घर जाना चाह रहा था, मगर मेरे दोस्त एक बार फिर मुझे अपने साथ खींचते हुए सिनेमा ले गए। मैं मना करता रहा, क्योंकि मेरी मां घर पर अकेली थी, मगर मेरी कोई भी बात वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों की मोहब्बत देखकर मैं मां की मोहब्बत और उनकी नसीहतें भूल जाता था। रात के 1 बजे हम सिनेमा से निकले। करीब 2 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही मैं दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो दरवाजा खुद ही खुल गया। अम्मा मेरी राह देख रही थीं। मैं बाइक लेकर अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा ने मुझसे ज्यादा देर बाहर रहने की वजह पूछी। हालांकि वे जानती थीं कि मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ था और मेरे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि मैंने नशे वाली सिगरेट पी हुई थी। मैंने उन्हें संक्षेप में बताया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि जो मेरी हालत थी, मैं उनके सामने ज्यादा देर नहीं रह सकता था। कमरे में आकर मैं फौरन वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरे कदम अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गए। जब मैं अम्मा के कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजा बंद था। मैंने अंदर झांका, जहां अम्मा के साथ मदरसे की एक लड़की भी बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, फौरन अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि मैं उसे अच्छी नजर से नहीं देख रहा। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी और वह पिछले 9 साल से अम्मा के पास कुरान पढ़ने आ रही थी, क्योंकि वह हिफ्ज कर रही थी। मैं वहीं दरवाजे से पलट आया और सीधा किचन में जाकर अम्मा के लिए दूध गर्म करने लगा। मैं रोजाना रात को अम्मा के लिए दूध गर्म करके देता था और खुद भी पीता था। फिलहाल मैंने सिर्फ अम्मा के लिए दूध गर्म किया और गिलास ट्रे में रखकर अम्मा के कमरे में चला गया। मैंने अम्मा को दूध का गिलास पकड़ाया। अम्मा दूध पीने लगी, फिर मुझसे कहने लगी, बेटा, इस लड़की को उसके घर छोड़ आओ। जिस समय तुमने कॉल की थी उस समय सारे बच्चे जा चुके थे, बस यही लड़की बची थी, तो मजबूरन मैंने इसे रोक लिया। अब तुम जल्दी से जाओ और इसे घर छोड़ आओ। अम्मा ने कहा, बेटा, रात को मैं इसे रोक तो लेती, लेकिन जवान लड़की को मैं सारी रात अपने घर नहीं रख सकती, और वो भी तब जब मेरा अपना जवान बेटा घर पर हो। अम्मा की बात सुनकर मैंने उस लड़की की तरफ देखा और फिर सिर हिला दिया। अम्मा ने लड़की से कहा, जाओ बेटा, यह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैं खुद चलती, लेकिन ठंड की वजह से मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। तुम चिंता मत करना, यह तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा देगा। लड़की ने मेरी तरफ देखा और फिर उठकर अम्मा को अलविदा कहा।
मैं उसे घर छोड़ने चला गया और जब वापस लौटा तो अम्मा सो चुकी थीं। फजर से कुछ देर पहले मैं भी सो गया। मैं गहरी नींद में था क्योंकि रात को मैंने नशे वाली सिगरेट पी थी। दोपहर के 3 बजे तक मैं सोता रहा, लेकिन फिर अचानक मेरी नींद अम्मा की चीखों से खुली। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मा रोते हुए चिल्ला रही थीं। मैं घबरा कर उठा और तेजी से कमरे से बाहर भागा। अम्मा की हालत देखकर मेरा दिल डूब गया। अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन अम्मा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो लड़की शाजिया, जिसे तू रात को घर छोड़कर आया था, वो मर गई। क्या? मेरा गला सूख गया। अम्मा की आंखों में अजीब नजरें थीं, जैसे वो मुझसे पूछ रही हों कि क्या यह तूने किया है। मैंने जल्दी से फोन निकाला और इधर उधर कॉल की। कुछ ही देर में मुझे इस बात की पुष्टि हो गई। कोई था जिसने शाजिया के साथ जबरदस्ती की और उसे मार डाला। अम्मा ने मुझसे कहा, मुझे शाजिया के घर ले चलो। मैंने अम्मा को उनकी चादर दी और उन्हें शाजिया के घर ले गया। जब मैं घर वापस लौटा तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? मेरे दोस्त आए और मेरी हालत देखकर हंसने लगे। क्यों? एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है? शाम को अम्मा वापस आईं। वो गमगीन थीं और मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने किचन में जाकर उनके लिए खाना बनाया और अपने हाथों से उन्हें खिलाया। वो चुपचाप खाकर सो गईं, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझसे नाराज थीं। मैं भी अपने कमरे में लेट गया। मेरा दिमाग शाजिया के बारे में सोचता रहा। मैं नहीं जानता कब मुझे नींद आ गई, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि अभी एक और कयामत आने वाली है। रात को अम्मा सोईं, लेकिन वो फिर कभी नहीं उठीं। उन्हें रात में हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए चली गईं। अब मैं पूरी तरह अकेला था। अम्मा को दफनाने के बाद मैं बहुत रोया, लेकिन सबसे बड़ा दर्द इस बात का था कि मेरी माँ मुझसे नाराज होकर गई थी। अब मैं रोज उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ता, लेकिन वहां जाकर डर जाता क्योंकि अम्मा की कब्र फूल चुकी थी और वो कफन में लपटी कब्र में पड़ी होती थी। मैं अपनी माँ की कब्र बार बार बनाता और घंटों वहीं बैठा रहता था। सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस सोच में पागल सा हो गया था। अपनी माँ की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी ने इतना गहरा सदमा किस बात का लिया, क्यों उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा, और अब यह मेरी माँ की कब्र के साथ क्या हो रहा था। आज अम्मी को गुजरे 3 दिन हो गए थे, मगर वही सब कुछ हो रहा था। गोरकन का कहना था कि वह भी कुछ नहीं जानता, लेकिन यह सब कैसे हो जाता है। आज मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं घंटों अपनी माँ की कब्र के पास बैठा रहा। फिर रात हो गई और मैं घर वापस चला आया। अगले दिन जब मैं वापस कब्र पर आया तो मुझे हैरानी हुई। कब्र के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं भीड़ को चीरते हुए कब्र तक पहुंचा और वहां का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। मेरी माँ की कब्र को पुलिस वाले खोल रहे थे और उन्हें कब्र से बाहर निकाल रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पीछे हटा दिया। फिर एक सिपाही ने मुझे अपनी हिरासत में ले लिया। यह सब मेरी समझ से बाहर था। उन्होंने मेरी माँ की कब्र खोदी और उनकी डेड बॉडी निकालकर एम्बुलेंस में डाल दी। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहां मेरी माँ की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि पुलिस को खबर मिली थी कि मेरी माँ की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि यह एक साजिश का नतीजा था। किसी ने अम्मी का कत्ल किया था, मगर कौन और क्यों, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, जो 2 घंटे बाद आने वाली थी। जैसे ही 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई तो साबित हो गया कि वास्तव में मेरी माँ की मौत गला दबाने से हुई थी। अम्मी की मिट्टी को दोबारा दफनाने के लिए ले जाया गया, जबकि मुझे अस्पताल से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मैंने बार बार विरोध किया, जिस पर एक हवलदार मेरी ओर आया। मैंने उससे कहा, मुझे जेल में क्यों डाला गया है? मुझे यहां से निकालो ताकि मैं अपनी मां के कातिलों को ढूंढ सकूं। तो हवलदार ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, चुपचाप अंदर बैठ जा, नहीं तो ऐसी पिटाई करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। खुद ही अपनी मां का कत्ल करता है और फिर अनजान बनता है। शुक्र कर कि तेरे दोस्तों ने तेरा चेहरा बेनकाब कर दिया है। अब तू लंबी सजा भुगतेगा।
तूने सिर्फ अपनी मां को नहीं मारा बल्कि एक मासूम लड़की की भी जान ली है। अब चुपचाप बैठ जा। हवलदार की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मुझे अचानक अपने दोस्तों का ख्याल आया कि शायद वे मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने हवलदार से एक कॉल करने की इजाजत मांगी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक कॉल करने दी गई। मैंने अपने दोस्त को फोन मिलाया और मदद के लिए कहा, लेकिन मेरे दोस्त मेरी हालत सुनकर हंसने लगे। वे सब एक साथ बैठे थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। ये सब मेरे दोस्तों की चाल थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी थी। अम्मी ने मुझसे कितनी बार कहा था कि आवारा लोगों से दोस्ती मत करो, उनकी संगत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनका कोई ईमान नहीं होता। ये लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त भी शाजिया को पसंद करते थे। उन्होंने उसे कई बार देखा था और मुझसे कहा था कि मैं उनके साथ मिलकर उस लड़की को अगवा करने में मदद करूं। वे सब उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं था कि किसी के साथ जुल्म करूं। मैं भी शाजिया को पसंद करता था, लेकिन मैं उसे इज्जत के साथ अपने घर लाना चाहता था, उसकी इज्जत बर्बाद करने की नहीं। उस दिन मेरे दोस्तों ने ही शाजिया का अपहरण किया था। पहले उन्होंने शाजिया के साथ ज्यादती की और फिर उसे जान से मार दिया। उस रात जब मैं शाजिया को उसके घर छोड़ने गया था तो उसने मुझे उसके दरवाजे से कुछ दूरी पर ही रोक दिया था। वह नहीं चाहती थी कि रात के उस वक्त उसके घर वाले मुझे उसके साथ आते हुए देखें, इसलिए मैं वहीं से लौट आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी रात मेरे दोस्तों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ इतनी दरिंदगी की। फिर उन्होंने उसे उसके घर के दरवाजे के सामने फेंक दिया। अम्मी को यही लगा कि शाजिया के साथ हुए सब में मेरे आवारा दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर हिस्सा लिया है, इसलिए अम्मी ने शाजिया के घर वालों से कहा कि वह मेरे और मेरे आवारा दोस्तों पर केस करें और अल्लाह उनका पूरा साथ देगा। अम्मी भी मुझे मुजरिम समझती थीं, लेकिन मैं तो बेगुनाह था। इस बात की खबर मेरे आवारा दोस्तों को हो गई थी। अम्मी ने पुलिस स्टेशन में गवाही देने की कोशिश की। इससे पहले ही उन्होंने मेरी मां को मार दिया। उसके बाद उनका अगला प्लान यह था कि मेरी मां की कब्र को बार बार खोलकर मुझे पागल बना देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि पुलिस को मेरे खिलाफ कर दिया जाए, ताकि मैं जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूं और मेरे घर और जमीनों पर वह कब्जा कर लें, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे बाद कोई वारिस नहीं था। उनके लिए यह सब एक मजाक जैसा था कि जो वह सोच रहे हैं वही सब होता जाएगा। लेकिन कानून से कौन बच सकता है। जब इस केस की जांच हुई तो मेरे सारे दोस्त पकड़े गए। मैं बेगुनाह था। मुझे लगा कि मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्तों ने बयान दिया कि यह सब करने में मैंने उनकी मदद की थी और इस तरह उनकी वजह से मैं भी मुजरिम बन गया। आज मैं जेल में बैठा अपनी जिंदगी की गलतियों को याद करता हूं। काश मैंने अपनी मां की बात मानकर उन आवारा दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दी होती तो आज इस हाल में न होता और मेरी मां भी जिंदा होती। जो औलादें अपने मां बाप का कहना नहीं मानती, वह न सिर्फ अपने मां बाप को दुख देती है बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेती है। उनकी जिंदगी में सुख नाम की कोई चीज नहीं बचती। खुदा के लिए अपने मां बाप की कदर करें, उनके कहे को समझें, ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। उनके बताए गए हर शब्द को गहराई से सोचें, हो सकता है इससे आपकी जिंदगी भी सही राह पर आ जाए। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना न भूलें। ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियां और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल सोहाइब वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।